नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में तकरीबन 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम जनसंख्या 10% से ज़्यादा है या उसके आसपास है। और इन राज्यों में मैं लक्षद्वीप या जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ बीजेपी फिलहाल कामयाब है। और ऐसा कहा जाता है कि जीतने के लिए जो एक मोदी मंत्र है इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में कामयाब हुआ, वो मंत्र है पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। सवाल ये है कि क्या हिंदू मुस्लिम के अलावा, इस कम्युनल पॉलिटिक्स के अलावा कोई और विकल्प है जो बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा सके या वहां स्थिर रख सके। आज मैं इसी पर बहुत सी बातें कहना चाह रहा हूं और वो क्या कारण है कि बाकी मुद्दों पर मोदी लगातार फेल हो रहे हैं और घूम फिर के जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। एक बेहद संवेदनशील विषय पर, एक बेहद इंपॉर्टेंट इशू पर, और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि बाकी मोर्चे पर वो क्यों फेल हैं। इस पर आज बड़ी बहस होने जा रही। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, आखिर तक देखिएगा इस वीडियो को। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ये जो बड़ी जीत है बीजेपी की, इस जीत के पीछे जो कारण बताया जा रहा है, खासकर जो बीजेपी के या आरएसएस के जो थिंक टैंक हैं, उनका ये कहना है कि मोदी जी का जो फ्री राशन था उसका असर था। कुछ का ये कहना है कि महिलाओं ने खुलकर बीजेपी को इस बार वोट दिया, और कुछ कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हैं, कि योगी जी के बुलडोज़र ने वाकई गजब ढा दिया उत्तर प्रदेश में कानून मोर्चे पर। लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी सच क्या है, ये सबको पता है, बीजेपी को भी पता है, विपक्ष को पता है कि कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम, ये जो अंडर करंट था, असली आधार यही था। और शायद इसीलिए आज चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हों बसवराज बोम्मई साहब, जो सेकुलर विचारधारा से भाजपा में आए, वो कहीं हिजाब की बात कर रहे हैं, कहीं वो हलाल की बात कर रहे हैं, कहीं वो अज़ान की बात कर रहे हैं, और एक तरह से कर्नाटक को भी हिंदू प्रयोगशाला बनाने की बात हो रही है। और शिवराज सिंह चौहान मामा, जिनको सबका मामा कहा जाता था और जो कुछ मुस्लिम्स में भी बहुत उनको आप कह सकते हैं कि मान्यता थी, वो शिवराज सिंह चौहान भी अब मामा बुलडोज़र हो गए हैं और योगी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूं, किसी वर्ण के हो, किसी पंथ के हो, किसी धर्म के हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए है। लेकिन अगर किसी ने दंगा फैलाया तो मामा छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे। और ये कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। तो दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। और जिस सत्ता में, जिस हुकूमत में जीत का जो एक आधार हो, मजबूत आधार हो, वो कम्युनल पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम करंट हो, वहाँ जाहिर तौर पर दंगे भी फिर बढ़ेंगे। और जो आपने देखा पिछले 10 दिनों में जो दंगे थे, हालांकि ध्यान इन 10 दिनों में गया है, लेकिन ये दंगे दरअसल पिछले 2-2.5 साल से देश में बढ़ रहे हैं। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि 2020 के बाद आंकड़े गवाह हैं कि देश में दंगे बढ़े हैं। 12.2% इंक्रीज़ है, 12% से ज़्यादा इजाफा है। 71,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिसमें 72% जो केस थे वो रॉयट्स के थे, दंगों के थे। और अगर हम इसमें फर्स्ट 3 स्टेट्स देखें तो उसमें महाराष्ट्र है जहां 9,000 केस हैं, सेकंड नंबर पे, बिहार नंबर 1 पर है, और उत्तर प्रदेश है। यानी कुल मिलाकर
भले ही 2014 में जब मोदी ने शपथ ली तो 2014, 15, 16 तक ये माहौल इतना ख़राब नहीं था, लेकिन उसके बाद माहौल तेज़ी से ख़राब हुआ है और विशुद्ध रूप से दंगों पर राजनीति हुई है और ये आंकड़े गवाह है। अब दोस्तों, रामनवमी के मौके पर जिस तरह से देश के 10 प्रदेशों में ज़बरदस्त हिंसा हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, उसके बाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, देश की सबसे बड़ी आंतरिक खुफिया एजेंसी, उसकी रिपोर्ट एक कहती है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, वो इस वक्त चरम पर है और देश कहीं ना कहीं एक ऐसे तापमान से गुजर रहा है जहां गर्मियों के साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी शीर्ष पर है। अब सवाल है कि मैं आज दंगों पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दंगों पर बात करना मुझे वाकई पसंद नहीं है। एक पत्रकार के तौर पे मैंने कोशिश करी है कि ऐसे टॉपिक्स जो और वेमनस को बढ़ाएं, उनको बहुत शाइस्तगी के साथ मैं सामने रखूं, और इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूं। आप ये मत सोचिए, क्योंकि दंगों पर बात करना, हिंदू मुस्लिम दंगों पे बात करना बहुत डिप्रेसिंग है। मैं बात ये करना चाह रहा हूं दोस्तों कि इन दंगों की आड़ में, इन दंगों को फ्रंट पर रख के देश के जो बड़े मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनको किसी तरह से हाशिए पर धकेला जा रहा है। और ये वो मुद्दे हैं जो हमारी आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं श्रीलंका के रास्ते ले जाएंगे, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। अब दोस्तों, मैं जो फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर जो एनालिसिस मैं आपको आज सामने आपके लेके आया हूँ, जिसमें मैं बहुत प्रोमिनेंट तरीके से जो मेजर फेलियर्स हैं इस गवर्नमेंट के, जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसको छुपाया जा रहा है, मैं उससे पर्दा हटाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आखिर तक देखिएगा। मैं कोई नींबू की बात नहीं करने जा रहा हूँ कि नींबू 300 रुपये किलो है, मैं टमाटर की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उसके बियॉन्ड जाना चाह रहा हूँ। और कारण, क्या कारण है, क्यों वित्त मंत्री फेल हैं, वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, क्या उससे सवाल पूछे जाएंगे, और कितनी इकोनॉमिक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को मालूम है। मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये तस्वीर देखिए। दिल्ली की तस्वीर है, परेशान करेगी आपको। दोस्तों, ये ऑटो रिक्शा चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, और हिंदुस्तान में जहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। इनको लेकर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि ये टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ये 18 अप्रैल से दिल्ली में स्ट्राइक करने जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इनकी जो गाड़ियाँ हैं वो CNG पे चलती हैं, और CNG का अगर आप दाम देखें 2018 में, चंद बरस पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले 38 रुपये था, ₹38, और तब भी बड़ी मुश्किल से इनको प्रॉफिट मिलता था, गुजारा कर पाते थे। आज ये जो CNG का दाम है 38 रुपये से बढ़कर 19-20, जिसमें लॉकडाउन का एक बड़ा पीरियड है, 38 से 71 रुपये से ज़्यादा है। कहाँ 38, कहाँ 71? सवाल ये है कि इनके घर की रोटी कैसे चलेगी, ये कैसे ऑपरेट करेंगे, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सरकार CNG में सब्सिडी देने का उसका इरादा नहीं है। एक तस्वीर दोस्तों और देखिए, करुणा से भरी हुई तस्वीर है। ये तस्वीर हमारे आपके किसी भी रिश्तेदार नातेदार की कोई ना कोई माँ, नानी, मौसी हो सकती हैं। सवाल यह है कि मोदी जी ने 2016 में जब LPG सिलेंडर उज्ज्वला योजना में देने शुरू किए थे, हालांकि 2016 में जो ये स्कीम थी वो किसी महिलाओं के बेनिफिट के लिए नहीं थी। हकीकत ये 2016 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया, और 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में वोटिंग थी, और उत्तर प्रदेश के ज़िले से ही इसको लॉन्च किया गया, और सबसे बड़ा टारगेट 3 महीने में उत्तर प्रदेश में ही पूरा किया गया, महिलाओं को खींचने के लिए। सवाल ये है कि जब ये स्कीम लॉन्च की गई, ठीक है, उसमें राजनीति हो सकती है, और कोई भी प्रधानमंत्री वोट के लिए अगर कुछ मुफ्त बांट रहा है तो कोई सभी करते आए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब ये सिलेंडर LPG के दिए गए थे, तब इसकी जो कॉस्ट थी
और मैं दिल्ली का रेट बता रहा हूँ, एक LPG का जो सिलेंडर था 487 रुपये का था। आज ये सिलेंडर 2022 में तकरीबन 1000 रुपये तक पहुँच गया है, 949, 1000 टच कर रहा है। अब इसमें मैं एक रिपोर्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स, ये एक संस्था है और इस संस्था की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, लेकिन मैं इसको छोटा सा निचोड़ बता रहा हूँ। इसका ये कहना है, इस संस्था का, इसकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, कि उज्ज्वला योजना एक तरह से फेल हो गई है। और फेल इसलिए हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं, 85% हमारी माँ बहनें गैस पे कुकिंग नहीं कर रही हैं, वो फिर ऑल्टरनेट फ्यूल पे चली गई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो योजना लागू की गई थी, जिसमें फिनेंशियल मॉडलिटीज़ को नहीं देखा गया, आज वो योजना फ्लॉप हो गई। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, उसी के पास का एक हाईवे है। और ये अखबार की सुर्खियां देखिए, जहां पर लिखा है कि टोल टैक्स बढ़ा दिया गया इस डबल इंजन की नई सरकार में। उसकी सबसे बड़ी जो उसका जो आप कह सकते हैं असर पड़ा है, एक तो रोडवेज़ के बसों का किराया बढ़ गया, गरीब आदमी मारा गया, और अगेन फिर से जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको भी चोट लगी। और वो टैक्सी ड्राइवर फिर से दिल्ली जैसी वहाँ हड़ताल करना चाहते थे बनारस में, लेकिन वहाँ मुद्दा क्या है भाजपा वर्कर्स के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा होना चाहिए था ये जो टोल टैक्स बढ़ गया है, फिर जो चपत लगी इस महंगाई में, LPG का दाम महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है और ये टोल टैक्स महंगा है। मुद्दा वहाँ ये नहीं है। मुद्दा जो इन मुद्दों को दबाने के लिए जो बीजेपी ने नई राजनीति का जो पैंतरा चला है, मुद्दा वहाँ पर लाउड स्पीकर से अजान है। और इस लाउड स्पीकर से अजान, क्योंकि रमज़ान का महीना है, 5 बार जो अजान होती है, इसकी काट के लिए 5 बार अब पाठ किया जाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा कि जो रोज़मर्रा की जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो हमारी जेब पर सीधे चोट कर रहे हैं, मुस्तकबिल पे चोट कर रहे हैं, उनको किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उससे उनको डाइल्यूट किया जा रहा है, वाटर डाउन किया जा रहा है। और मैंने इसलिए आज इस मुद्दे को उठाया क्योंकि कल ही रिपोर्ट आई है जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, जो आप कह सकते हैं महंगाई का जो दर है, इन्फ्लेशन जो है, 17 महीने में पहली बार 6.95% पहुंच गया है। यानी आप कह सकते हैं कि महंगाई इस देश में अब चरम पर है, तकरीबन 7%। और यहां सरकार इसलिए फेल हो रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक टारगेट दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को कि ये जो आपको इन्फ्लेशन की जो दर है, ये 2% से 6%, इसके बीच में आपको रोके रखना है महंगाई को बढ़ने नहीं देना है। आपको कोशिश हो कि 5% पर लाएं, 4.5% पर लाएं। लेकिन RBI के गवर्नर, देश की वित्त मंत्री और देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनके साथ जितने भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सब के सब विफल हुए उस टारगेट को अचीव करने में। और इस पर गोदी मीडिया खामोश है, हम और आप भी खामोश हैं। अब दोस्तों, इससे कहीं ज़्यादा बुरा दौर 90 के दशक में था। नौबत देश की सोना गिरवी रखने तक आ गई थी और वो हाल था महंगाई का, वो हाल था इकोनॉमिक क्राइसिस का कि दुनिया में लोग कह रहे थे कि शायद अब देश कैसे पांव पे खड़ा होगा भारत। उस वक़्त कौन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर? कौन था फिनेंस सेक्रेटरी नरसिम्हा राव की सरकार पे? मनमोहन सिंह। और इसी मनमोहन सिंह ने अपने कुशल अर्थशास्त्रियों के साथ ना सिर्फ उस गिरती हुई इकॉनमी को संभाला, बल्कि लिबरलाइजेशन के दरवाजे खोले। भारत कहीं ज़्यादा ऊंची छलांग उसने लगाई उस दुश्वारियों के बीच में से। आज क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास।
रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे जो पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी से पहले फर्टिलाइज़र सेक्रेटरी थे। और उनकी अगर आप एजुकेशन देखें, वो आईएएस अधिकारी हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है, इस पर मेरी सहमति है। लेकिन जिस काम के लिए उनको गवर्नर बनाया है, आरबीआई का, बैंकिंग व्यवस्था को देखने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स को देखने के लिए, क्या वो सक्षम हैं? आप इनकी जरा क्वालिफिकेशन देखिए। शक्तिकांत साहब की एमए इन हिस्ट्री, इतिहास का आदमी सबसे चुनौतीपूर्ण समय में देश के अर्थशास्त्र को संभाल रहा है। अब दोस्तों कल्पना कीजिए आप कि इतिहास का एक छात्र, एक स्कॉलर जो आईएएस बना, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर है। बुनियादी अर्थशास्त्र की जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो उस वक्त के आरबीआई के गवर्नर थे, उर्जित पटेल, वो मोदी जी की नीतियों से, नज़रिए से खुश नहीं थे और बहुत विचलित होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। और ऐसे कई अर्थशास्त्री थे जो मोदी जी की सरकार में आए और उन्होंने मोदी जी को छोड़ा और मजबूरी में एक इतिहास के छात्र को, जो आईएएस अधिकारी था, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया। तो दोष शक्तिकांत जी का नहीं है, दोष उस फैसले का है जहां उनको उस कुर्सी पर बैठाया गया। और अगर आप देखें कि उर्जित पटेल को भी जब लाया गया तो एक बहस चल रही थी कि क्यों नहीं रघुराम राजन को कंटिन्यू करें। लेकिन रघुराम राजन जो पश्चिमी जगत में एक अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, दुनिया की तमाम सरकारें उनसे सुनती हैं, सलाह लेती हैं, उस रघुराम राजन को जिस तरह से रुखसत किया गया है, उसकी वजह यह थी कि सुब्रमण्यम स्वामी से रघुराम राजन की लड़ाई हो गई थी। और तब सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री के बहुत करीब थे और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लगता था कि रघुराम राजन थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड है, आरएसएस के प्रति उनकी लॉयल्टी कम है और इसीलिए उनको दरवाज़ा दिखाया गया और वो चलती है। अब दोस्तों, हमारा देश जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, मुसीबत से गुजर रहा है, वो आर्थिक मोर्चे पर ही है। महंगाई, बेरोजगारी और उससे जुड़ी तमाम समस्याएं। तीन ही लोग हैं जो इसको टैकल कर सकते हैं और वो हैं फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत जी, और नंबर 3 पर हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो साहब हैं वी अनंता नगेश्वरम, जिनका नाम बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं भी उनको नहीं जानता हूँ और कई लोग नहीं जानते उनको, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को। अब ये जो 3 लोग हैं, एक के बारे में मैंने आपको बताया कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं वो अर्थशास्त्र के वो स्कॉलर नहीं हैं, वो इतिहास के स्कॉलर हैं, आईएएस अधिकारी हैं। इसी तरह से निर्मला सीतारमण पीएचडी करना चाह रही थी इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, अपने पति के साथ वो लंदन चली गई। कुछ लोग कहते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी, एक बात गलत है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निर्मला सीतारमण के पति वो वहाँ से पढ़े हुए हैं, उन्होंने डिग्री ली थी। निर्मला सीतारमण सिर्फ 2014 से पहले भाजपा की प्रवक्ता थी, कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उन्हें नहीं है ग्लोबल फाइनेंस पे, बैंकिंग्स पे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, इस फ्रंट पर, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं। और इसके बाद अनंता साहब जो हैं, इनका आप देख लीजिए, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ये भी मोदी जी के साथ इन्होंने पार्ट टाइम काम किया है। ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में थे कुछ दिनों के लिए। IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट के स्कॉलर रहे और उसके बाद ये विदेश में भी पढ़े हैं। कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये इस वक्त चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है। दरअसल इस कुर्सी पर भी बहुत से जो बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनको संपर्क किया गया, कोई आने को तैयार नहीं था, ऐसा सूत्र कहते हैं। अब जहां देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति रहे हों, जिनकी आज भी मान्यता है अर्थशास्त्र को लेकर,
कौशिक बसु साहब जहां चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हो, रघुराम राजन जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे हो, जिन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है, आज वहां अनंता जैसे लोग बैठे हैं उस कुर्सी पर, जिनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। दोस्तों, थोड़ी थोड़ी तस्वीर साफ हो रही होगी कि आखिर कहाँ पर कमज़ोर कड़ी है, कहाँ सरकार फेल हो रही है, जहाँ वो इस आर्थिक मोर्चे पर लड़ नहीं पा रही, उसके पास कोई निदान नहीं है, कोई निजात नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसकी वजह ये है कि चाहे आप वित्त मंत्री को देखें, चाहे आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को देखें, चाहे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को देखें, उस कैलिबर के लोग नहीं हैं जो मनमोहन सिंह, कौशिक बसु, रघुराम राजन या इस तरह के अर्थशास्त्री थे। मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, खासकर जिन्होंने वित्त मंत्रालय में काम किया, उनका ये कहना था कि देश जिन आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, गुजर रहा है, जो दुश्वारियां हैं, उसका जो निदान है उन समस्याओं का, वो भारत का ही कोई बड़ा अर्थशास्त्री वो निजात दे सकता है, उसका हल ढूंढ सकता है उन समस्याओं का। और ऐसे में मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस प्रॉब्लम्स को समझते हैं और जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, देश को बदहाली के रास्ते से निकाला है। सवाल इस बात का है कि मोदी जी कई बार संसद में कह चुके हैं कि मनमोहन सिंह तो साहब वो थे जो बरसाती पहन के बाथरूम में नहाते थे। इस तरह की तलखी, इस तरह के तेवर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ज़्यादातर अर्थशास्त्री हैं जिनके पास कोई सॉल्यूशन है, मजबूरी ये है कि वो आरएसएस की छतरी के नीचे पले बढ़े नहीं। एक ये भी समस्या है वैचारिक आइडियोलॉजी के लेवल पर। और इसी चक्कर में देश की हालत बद से बदतर हो रही है और ये क्राइसिस अभी और बढ़ेगी, जैसा कि अखबारों में आ रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से और हो सकता है कि 50 साल का सबसे बड़ी महंगाई का हमको एक वार झेलना पड़ जाए। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार का फोकस है इन मुसीबतों से निपटने का? ये जो फोकस है वो 2025 जहाँ आरएसएस 100 साल मनाएगी और कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, बीजेपी लेगी, जिसके लिए 2024 जीतना ज़रूरी है। और 2024 को अगर जीता जा सकता है तो इसी ध्रुवीकरण से जीता जा सकता है, जिसका ट्रेलर आपने 10 दिन पहले देखा, कुछ दिन पहले देखा, देश के 10 राज्यों में जिस तरह के दंगे कराए गए। तो सवाल ये है कि तय इस सरकार को करना है कि क्या फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस उसकी प्राथमिकता है या प्राथमिकता कुछ और है। मैं तफसील से जाऊंगा आगे चल के, कुछ और वीडियोस लाऊंगा जहां मैं आपको भीतर सरकार में क्या हो रहा है और सरकार क्यों फेल कर रही है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फ्रंट पर, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि क्या मुझे बनाना भी चाहिए, क्या आप देखना पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे, इसलिए मैं ज़रूर आपके कमेंट्स देखना चाहूँगा। और एक मेरी कोशिश या मेरी इल्तिजा है आपसे, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स के साथ। इस आवाज़ को, जो आपकी आवाज़ है, ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बनाता हूँ और जो मैं बनाता हूँ मुझे पता है कि मुझे 10 फ़ोन इस तरह के आते हैं कि मत बनाइए, इतना प्रेशर आता है। लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ कि थोड़ा एक अवेयरनेस आए कि आखिर सरकार में हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। कोई तो आदमी आगे आके सच बोले, थोड़ा सा जोखिम उठाए, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करिए, दूर तक आवाज़ जाए, सो दैट कमेंट्स और आए। जब लोग जुड़ेंगे, उसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, वो कमेंट भेजेंगे, सलाह भेजेंगे और फिर मैं प्रोग्राम को और बेहतर कर सकता हूँ। तो आज बस इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।